सीपीसी के तहत पिछले लेक्चर में आप लोगों को जो प्रावधान बताए गए थे वह आपका रूल या नियम के बारे में बताया गया था। अब आइए आपका जो पढ़ाया गया था सीपीसी में वह धारा 2(1) यानी कि सीपीसी की धारा 2 का क्लाज 1 पढ़ाया गया था। इसी के साथ को रिलेट करके तमाम बातें बताई गई थी। अब जो आपको पढ़ना है वह 3 परिभाषाएं एक साथ पढ़नी है। सीपीसी की धारा 2(9) को पढ़ना है। इसी के साथ आपका सीपीसी की धारा 2(2) को पढ़ना है और इसी के साथ आपका सीपीसी की धारा 2(14) को पढ़ना है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 का क्लाज 9 पढ़िएगा, इसके बाद धारा 2 का क्लाज 2 पढ़िएगा और सेक्शन 2 का क्लाज 14। बता दिया जाए क्या क्या दिया गया है। धारा 2 के क्लाज 9 में जजमेंट अर्थात निर्णय का प्रावधान किया गया है। जजमेंट अर्थात निर्णय या फैसला। अभी हम बताएंगे इसके बारे में डिटेल में। निर्णय का प्रावधान, जजमेंट का प्रावधान या जजमेंट को कहाँ परिभाषित किया गया है तो सीपीसी की धारा 2(9) में। जजमेंट से जो निष्कर्ष निकलता है वह निष्कर्ष या तो डिक्री हो सकती है, यानी कि वह निष्कर्ष या तो डिक्री हो सकती है। डिक्री को हिंदी में कहा जाता है आज्ञप्ति या जयपत्र या विजय पत्र। या निर्णय से निकला जो निष्कर्ष होता है वह कह सकते हैं आर्डर हो सकता है, यानी कि आदेश हो सकता है। इसका मतलब ये आया कि निर्णय से जो निष्कर्ष निकलेगा वह निष्कर्ष या तो डिक्री कहलाएगा या आदेश कहलाएगा। तो सबसे पहले आपका ये याद रखना है कि निर्णय कहाँ परिभाषित है 2(9) में, डिक्री को कहाँ डिफाइन किया गया है 2(2) में और आर्डर को कहाँ किया गया है तो 2(14) में। सबसे पहले तीनों में अंतर थोड़ा समझिए, तब एक एक करके डिटेल में पढ़ाया जाएगा और फिर तीनों में अंतर भी बताया जाएगा। यहाँ से आपका प्री में क्वेश्चन बनता है, मेंस में भी और इंटरव्यू में भी। तीनों को साथ लेकर चला जाएगा। आइए एक उदाहरण से पहले देखा जाए। सबसे अच्छा उदाहरण आपका हम दूध का उदाहरण देते हैं, यानी कि मिल्क का उदाहरण देते हैं, दूध का उदाहरण देते हैं। देखिए जो दूध होता है उसको जब मथा जाता है तो दूध से आपका क्रीम निकलता है। दूध से आपका क्रीम निकलता है। ये जो दूध से क्रीम निकल रहा है, ये जो क्रीम है ये निर्णय है। और क्रीम को फिर मथा जाता है तो आप लोग देखते हैं कि दूध से घी यानी कि क्रीम से घी निकलता है। ये जो क्रीम से घी निकल रहा है यही घी आपका या तो डिक्री कहलाएगा या आदेश कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रीम होता है जो दूध से निकलता है और वो आपका निर्णय हो गया, और क्रीम के बाद
जो उसमें से तत्व निकलता है, आपका कह सकते हैं मथने के बाद घी निकलता है, तो वह डिक्री या आदेश होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब लीगल भाषा में हम देखते हैं कि जब किसी मामले की सुनवाई पूरी हो जाती है, हियरिंग पूरी हो जाती है, तो ऐसी दशा में न्यायालय जजमेंट या फैसला सुनाता है और उस फैसले से एक्चुअल निष्कर्ष क्या निकला, या तो एक्चुअल निष्कर्ष डिक्री हो सकता है या आदेश। जिस प्रकार दूध की मात्रा ज़्यादा रहती है तो सुनवाई की मात्रा ज़्यादा हो गई मुकदमे की, दूध से क्रीम निकला तो निर्णय हो गया, और क्रीम से कम आपका घी निकलता है तो जो वह डिक्री या आदेश कहलाता है। आइए एक एक करके अच्छे से देखा जाए। सबसे पहले हम जजमेंट को पढ़ेंगे, फिर डिक्री को पढ़ेंगे, फिर आर्डर को पढ़ा जाएगा और फिर इनमें तीनों में डिफरेंस लास्ट में बताया जाएगा। देखिए, जजमेंट या फैसला को हम शुरू करते हैं। ये यूपीजे में ये जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन 2 बार प्री में भी रिपीट किया है। आपका सीपीसी की धारा 29 में आपका जजमेंट या निर्णय को डिफाइन किया गया है। अब आपका ये पूछा गया है कि निर्णय क्या है, तो अच्छे से इसको समझिए। फैसला क्या है, निर्णय क्या है। तो बेयर एक्ट की भाषा ज़रूर याद रखिए। निर्णय जब भी पढ़िएगा तो 2 ही लाइन बताई गई, एक ही लाइन में है कि डिक्री या आदेश, डिक्री या आदेश के आधारों का कथन। यानी कि अगर कोई पूछे कि निर्णय क्या है तो आपका जवाब रहेगा डिक्री या आदेश के बेस, यानी कि आधारों का स्टेटमेंट, आधारों का कथन ही निर्णय कहलाता है। इसको कम से कम याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि जजमेंट क्या है, प्री में भी आ चुका है 2 बार यूपी में, तो आप देखिएगा ऑप्शन देगा डिक्री अर्थात आज्ञप्ति के आधारों का कथन स्टेटमेंट, फिर दे देगा आदेश के आधारों का कथन, फिर दे देगा डिक्री या आदेश के आधारों का कथन, और अंतिम दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो निर्णय का मतलब हुआ डिक्री या आदेश के बेस या आधारों का स्टेटमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जब न्यायालय कोई आपका डिक्री या आदेश पारित करता है तो डिक्री या आदेश पारित करने के कारणों को बताता है, आधार को बताता है, बेस को बताता है, या डिक्री या आदेश के पीछे कुछ बयान देता है, कुछ रीजन बताता है। वहीं जो बयान हैं, वहीं जो बेस होते हैं, वहीं जो आधार होते हैं, उसी को जजमेंट कहा जाता है। एक उदाहरण आपका मैं बता रहा हूँ, कह सकते हैं, और सबसे उत्तम उदाहरण आपका अयोध्या मामला का बताया जाए। यानी कि अयोध्या मामले का एक मैं उदाहरण बता रहा हूँ। उच्चतम न्यायालय ने 1000 से अधिक पन्नों में अपना फैसला सुनाया, अर्थात
निर्णय सुनाया। 1000 से अधिक पन्नों में निर्णय सुनाया और निर्णय के बाद उच्चतम न्यायालय ने डिक्री पारित किया। उच्चतम न्यायालय ने डिक्री पारित किया। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए। थोड़ा सबसे कठिन आपका निर्णय, डिक्री और आदेश समझना है। थोड़ा प्रयास करिए, आपका कह सकते हैं समझने का अच्छे से। देखिए, अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय ने 1000 से अधिक पन्नों का जजमेंट सुनाया। तो निर्णय में वे बेस लिखे रहते हैं, वे कारण लिखे रहते हैं, जिस बेस या कारण के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने डिक्री पारित की। तो डिक्री छोटी होती है, निर्णय बड़ा होता है। अब जजमेंट में क्या लिखा जाएगा ये अभी आपको बताया जाएगा, लेकिन इस उदाहरण को समझिए। निर्णय देखिए, निर्णय में वे कारण लिखे जाएंगे, निष्कर्ष लिखे जाएंगे। जैसे कि जो रामलला विराजमान है, वह जो भूमि है, क्या उसके नीचे प्राचीन काल में कभी मंदिर था? ये आपका फैक्ट इन इशू था, क्या मंदिर था कि नहीं। तो न्यायालय ने ये जजमेंट दिया कि रामलला विराजमान के नीचे जो भूमि है वहाँ आपका पूर्व में मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। अब मंदिर के साक्ष्य मिले हैं तो इसका बेस क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट इस निर्णय में बताया कि उच्चतम न्यायालय भावनाओं के आधार पर निर्णय नहीं सुनाएगा, बल्कि फैक्ट के आधार पर निर्णय सुनाएगा। तो उच्चतम न्यायालय ने ये क्यों कहा कि इसके नीचे मंदिर था? क्योंकि जब आपका पुरातत्व विभाग ने अयोध्या उस स्थान की खुदाई की थी तो कुछ अवशेष मंदिर के प्राप्त हुए थे। तो आखिर किन आधारों पर उच्चतम न्यायालय ने ये डिसाइड किया कि इसके नीचे प्राचीन काल में मंदिर था? तो पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट के आधार पर। तो निर्णय बड़ा होता है, कारण डिटेल में लिखा जाता है, डिक्री छोटी होती है। डिक्री का मतलब इस उदाहरण में हम किसको क्या दिए, यानी कि वास्तविक फल कहिए। वास्तविक फल का मतलब कि ये ज़मीन हम रामलला विराजमान को देते हैं, ये डिक्री है। इस प्रकार आइए आगे और उदाहरण बताया जाएगा, लेकिन अब चूँकि आगे बढ़ा जाए आपका कि जजमेंट का मतलब ये हुआ आदेश या डिक्री के बेस, यानी कि आधार या बयान या रीजन या कारण। तो पहला आपका आया कि निर्णय की परिभाषा आपकी कहाँ दी गई है, फिर बता दिया जाए। निर्णय की जो परिभाषा दी गई है वह परिभाषा 2(9) में दी गई है। इसी को आगे हम बढ़ाते हैं। दूसरा इसमें आपको ये देखना है जो पूछा भी गया है। इसके बाद आप जजमेंट पढ़ेंगे तो सेक्शन 33 पढ़ेंगे। आपका निर्णय के बारे में जो प्रिंसिपल हैं या जो सिद्धांत हैं, आपका सिद्धांत कहिए या प्रिंसिपल कहिए, ये सीपीसी की धारा 33 में बताया गया है। देखिए, मैं बार बार बता रहा हूँ कि सीपीसी की एक स्पेशल क्वालिटी है। वह क्वालिटी ये है कि सेक्शन में प्रिंसिपल दिए गए हैं, उन प्रिंसिपलों को कैसे कंडक्ट में
यूज किया जाए, कैसे व्यवहार में लाया जाए, ये सेक्शनों में बातें न बताकर ये जो आदेश सीपीसी में दिए गए हैं 51 उसमें बताई गई हैं। तो अगर आपसे पूछे कि निर्णय देने के प्रिंसिपल का उल्लेख, सिद्धांत का उल्लेख किस सेक्शन में किया गया है, तो आपका जवाब रहेगा सेक्शन 33। अब 33 में क्या दिया गया है? 33 में जो बताया गया है वह बताया गया है निर्णय और डिक्री। यानी कि आपका दो बातें बताई गई हैं, निर्णय और डिक्री। अच्छे से इसको तैयार रखिए। निर्णय और डिक्री के बारे में सेक्शन 33 में आपका बताया गया है। देखिए 33 क्या बताती हैं। न्यायालय मामले की सुनवाई कर लेने के पश्चात, यानी कि आपका सुनवाई का मतलब हियरिंग कर लेने के पश्चात, न्यायालय मामले की सुनवाई कर लेने के पश्चात जजमेंट अर्थात निर्णय सुनाएगा और निर्णय के अनुसरण में या निर्णय को फॉलो करते हुए या निर्णय के अनुसरण में डिक्री तैयार की जाएगी या डिक्री पारित की जाएगी। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बना है, थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास करिए। निर्णय कब सुनाया जाएगा, इस बारे में जो प्रिंसिपल दिया गया है वह सीपीसी के सेक्शन 33 में दिया गया है। न्यायालय हियरिंग पूरी कर लेने के बाद अर्थात सुनवाई पूरी कर लेने के बाद जजमेंट सुनाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जजमेंट सदैव हियरिंग या सुनवाई के बाद सुनाया जाता है। और जब निर्णय या जजमेंट सुना दिया गया तो जजमेंट के बाद ही डिक्री बनती है, यानी कि जजमेंट के बाद ही डिक्री तैयार की जाती हैं, डिक्री पारित की जाती हैं। और डिक्री जो होगी वह जजमेंट के अगेंस्ट नहीं हो सकती, यानी कि डिक्री निर्णय के अनुसरण में होगी, निर्णय को फॉलो करते हुए बनाई जाएगी। कभी भी डिक्री निर्णय के विपरीत नहीं हो सकती। ये क्वेश्चन आपका बिहार और यूपी में पूछा गया है। मॉडल देखिए। डिक्री निर्णय के विपरीत हो सकती हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा निर्णय के अनुसरण में होगी, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो दिमाग में बैठा लीजिए, डिक्री सदैव निर्णय के अनुसरण में होगी, अर्थात जो निष्कर्ष निर्णय में निकाले गए हैं उसके विपरीत बातें, अगेंस्ट बातें डिक्री में लिखी नहीं जा सकती। जैसे अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय ने ये निष्कर्ष निकाला कि पुरातत्व विभाग की खुदाई के अनुसार, यानी कि एक्सपर्ट ओपिनियन के अनुसार इस ज़मीन के नीचे मंदिर के अवशेष पाए गए हैं। तो क्या डिक्री में उसके विपरीत मत सुप्रीम कोर्ट पारित कर सकता था? ये संभव नहीं है। अब आइए, ये तो सिद्धांत बताया गया। अब आपका निर्णय दिए जाने का प्रोसीजर जानना है, यानी कि निर्णय दिए जाने का प्रोसीजर या जजमेंट दिए जाने का प्रोसीजर क्या होगा, यानी कि वह कौन सी प्रक्रिया होगी जिस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए न्यायालय आपका कह सकते हैं कि निर्णय पारित करेगा। तो
बार बार बताया जा रहा है। जो सेक्शन दिए गए हैं उनमें प्रिंसिपल दिए गए हैं और जो आर्डर 51 दिए गए हैं उनमें आपका प्रोसीजर या प्रक्रिया दी गई है। तो सीपीसी के आदेश 20 में, सीपीसी के आदेश 20 में अर्थात सीपीसी के आदेश 20 में रोमन अंक में लिखा जाता है। सीपीसी के आदेश 20 में निर्णय और डिक्री पारित किए जाने के प्रक्रिया दी गई है, अर्थात जजमेंट और डिक्री पारित किए जाने के प्रोसीजर का उल्लेख, प्रक्रिया का उल्लेख सीपीसी के आदेश 20 में दिया गया है। इसको थोड़ा जोड़ लिया जाए, कोरिलेट कर लिया जाए सीआरपीसी से, तब हम सीपीसी का आर्डर 20 बताते हैं। जब भी इसको पढ़िए, आप कह सकते हैं कि जब भी आप इसको पढ़िएगा, मैं फिर बता दूं, आप कोरिलेट करके पढ़िएगा। आपका कहाँ से कोरिलेट करना है और कहाँ से नहीं करना है ये आपको देखना पड़ेगा। कह सकते हैं कि देखिए, आपका जो पढ़ना होगा, आपका जो कह सकते हैं कि पढ़ना है सीपीसी में, वह देखा जाए। इसको आपका कोरिलेट करके पढ़ना है। कोरिलेट कैसे किया जाएगा ये देखिए, आपका अच्छे से कोरिलेट करिएगा। पहले हम सीआरपीसी में कोरिलेट करते हैं। सीआरपीसी में भी जजमेंट या फैसले के बारे में प्रावधान किया गया है। ये पिछली बार यूपीजे में ये क्वेश्चन बना था। क्वेश्चन ये मेंस में बना सीआरपीसी में कि आपराधिक मामलों में, क्रिमिनल मामलों में निर्णय के बारे में प्रावधान आपका किस सेक्शन में समाहित हैं सीआरपीसी के, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। सेक्शन 353 यानी कि सीआरपीसी की धारा 353 में निर्णय के बारे में बताया गया है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन बनता है कि निर्णय की अंतर्वस्तु, ये पिछली बार क्वेश्चन बना था यूपीजे में ये भी, कि सीआरपीसी की धारा में आपका जजमेंट की अंतर्वस्तु अर्थात जजमेंट के अंदर क्या लिखा जाएगा, ये सीआरपीसी की धारा 354 में बताया गया है। तो हम कोरिलेट करते रहेंगे, लेकिन आइए देखा जाए सीपीसी का आदेश आपका 20। सीपीसी के आदेश 20 के आपका कह सकते हैं कि सीपीसी के आदेश 20 के नियम 1 देखना है। यानी कि सीपीसी का आदेश 20 का नियम 1 रूल फर्स्ट हमें देखना है। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए बेयर एक्ट क्या कहता है। यानी कि सीपीसी के आदेश 20 में निर्णय और डिक्री के बारे में प्रावधान किया गया है, प्रोसीजर का वर्णन किया गया है और स्पष्ट रूप से ये आदेश 20 के रूल 1 में क्या बताया गया है। न्यायालय मामले की सुनवाई कर लेने के पश्चात, यानी कि पहला आपका नियम ये बना कि निर्णय जब भी सुनाया जाएगा, हियरिंग पूरी करने के बाद सुनाया जाएगा। यानी कि सुनवाई पूरी हो जाने के
कंप्लीट हो जाने के, सुनवाई पूरी हो जाने के बाद ही निर्णय सुनाया जाएगा। दूसरा जो बात कह रही हैं कि जब भी निर्णय सुनाया जाएगा ओपन कोर्ट में सुनाया जाएगा। ओपन कोर्ट का मतलब हुआ खुले न्यायालय में सुनाया जाएगा, यानी कि ओपन कोर्ट अभी हम बताएंगे, या खुले न्यायालय में सुनाया जाएगा। अब निर्णय सुनवाई पूरी होने के बाद कब सुनाया जाएगा, ये एमपीए डीपीओ ने कई बार क्वेश्चन बनाया। तो तुरंत, यानी कि निर्णय तुरंत सुनाया जाए। अगर निर्णय तुरंत नहीं सुनाया जाता तो ऐसी दशा में कानून ये कहता है कि सुनवाई जिस दिन पूरी हुई उसके 30 दिन के अंदर निर्णय सुनाया जाए, और यदि 30 दिन के अंदर निर्णय नहीं सुनाया जाता है तो सुनवाई पूरी होने के 60 दिन के अंदर निर्णय सुनाया जाए। और 2015 में एक नई बात आ गई, वाणिज्यिक न्यायालय, यानी कि वाणिज्यिक जो न्यायालय हैं, कॉमर्शियल कोर्ट हैं, अगर वह निर्णय सुना रहे हैं तो अधिकतम 90 दिन। आइए एक एक करके आपको इसी को देखना है। अभी ये समाप्त नहीं हुआ, पहले इतनी बातों को देखिए। जब भी आप ओपन कोर्ट पढ़िएगा, सीपीसी की धारा 153 बी पढ़ेंगे, सीआरपीसी की धारा 327 पढ़ेंगे सीआरपीसी, और आपका कह सकते हैं कि संविधान का अनुच्छेद, यानी कि संविधान का आर्टिकल 145 का क्लाज 4 पढ़ेंगे। देखिए, इसको समझने का प्रयास करिए थोड़ा अच्छे से। निर्णय सुनाए जाने की प्रोसीजर क्या होगा, ये सीपीसी के आर्डर 20 में बताया गया है। तो आदेश 20 नियमन मुख्य रूप से 2-3 बातें बताता है कि निर्णय सुनवाई, न्यायालय निर्णय सुनाएगा, निर्णय हियरिंग पूरी होने के बाद सुनाया जाएगा, यानी कि वादी ने अपनी बात रख ली, प्रतिवादी ने रख लिया, तब फैसला सुनाया जाएगा। फैसला किसी के पीठ पीछे नहीं सुनाया जाएगा। खुला न्यायालय समझिए, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बन रहा है। ओपन कोर्ट का मतलब ये हुआ कि जितने लोग न्यायालय में आ सकते हैं आएँ, और सबके सामने फैसला या निर्णय सुनाया जाएगा। लेकिन विधि व्यवस्था को देखते हुए न्यायालय चाहें तो बंद कमरे में भी निर्णय सुना सकता है। जैसे अयोध्या मामले में सभी लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने एंट्री नहीं दी, पक्षकार उनके वकील ही पहुँचे, मीडिया वाले बाहर ही रहे। अब ये क्वेश्चन बनता है कि सिविल न्यायालय ओपन कोर्ट होगा, ये सीपीसी की किस धारा में है, ये उत्तराखंड बना था क्वेश्चन पिछली बार, तो आपका जवाब रहेगा 153 ख सीपीसी की धारा, यानी कि 153 बी। दूसरा, क्रिमिनल कोर्ट अर्थात आपराधिक न्यायालय ओपन कोर्ट होगा, ये सीआरपीसी की किस धारा में, तो 327 में। अभी सुप्रीम कोर्ट का नहीं बना है, आगे नया क्वेश्चन बन सकता है, तो उच्चतम न्यायालय ओपन कोर्ट होगा, खुला न्यायालय होगा। ये बात स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 145 के क्लाज 4 में बताई गई है। ये तीनों सेक्शन सीपीसी, सीआरपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन को ज़रूर याद रखिए।
एमपी ने क्वेश्चन बनाया कि निर्णय कब सुनाया जाएगा, चारों ऑप्शन दे दिया। तो पहला आपका जवाब रहेगा तुरंत, यानी कि निर्णय तत्काल सुनाया जाएगा। आगे अगले लेक्चर में आपको आगे और बताया जाएगा भाई इसके बारे में डिटेल में।